दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की सीरीज में चैप्टर नंबर 8। इससे पहले चैप्टर नंबर 7 तक कवर करवा दिए हैं, पूरा देख लीजिएगा एक बार। चैप्टर नंबर 8 में देखते हैं कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लोहे के लिए देखते हैं। लोहे की औजार, जो एक हंसिया है, एक छेनी है, एक चक्कू है, ये मतलब कैंची है। लोहे की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हो गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे की औजार हथियार बड़ी संख्या में मिले। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। इसमें जंगलों की सफाई करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, जिसके बारे में अध्याय 5 में हम पढ़े हैं। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ उठाए गए कदम जैसे सिंचाई है, जो समृद्ध गांव बनाने के लिए राजाओं तथा उनके राज्यों में रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई का महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, उस तरह सिंचाई का भी काफ़ी उपयोग साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कुछ औजार के बारे में देखते हैं। औजार जैसे हंसिया है, ये कुल्हाड़ी है, और ये सरसी है जिसको चिमटा पकड़ा जाता है। लोहे की कुछ ये है, उस समय मिला था। और ये चार्ट है, आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे चार्ट बनाना है। थोड़ा सा हम पॉज कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा कैसे भरना है। इसके बाद गांव में कौन रहता था उस समय? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूमि स्वामी को बेल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाई को उनवार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर को दास या कटेसियार या आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों तक पीढ़ी बने रहते थे, यानी यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन इनके दास मजदूर काम करते थे इनकी ज़मीन में, और इसको उपजा कर देते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने के लिए इसी को ठेका दे दिया जाता था। न्यायाधीश का भी काम यही करता था, और कभी कभी पुलिस का भी काम यही करता था। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। उसके बाद जो प्राचीनतम तमिल रचनाएं हैं, जो संगम साहित्य में रचनाओं की शुरुआत होता है, प्राचीनतम तमिल साहित्य की, इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई है। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है कि मदुरई के कवियों सम्मेलन में इनका संकलन किया जा गया है। गांव के रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वो संगम साहित्य से लिया गया है। जो ऊपर में था नगर, उस समय नगर क्या था? उस समय एक जातक की कहानी पढ़े हैं, कैसे बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया है। एक चतुर निर्धन था जो कैसे अमीर हो गया। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं कैसे अमीर हुआ उस समय, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक गरीब युवक रहता है, उसके पास एक मरा हुआ चूहा रहता है। ओनली इसके पास कहानी बता ही देते। एक मरा हुआ चूहा रहता है। उसने चूहे को एक भोजनालय में एक सिक्के के लिए एक बिल्ली को से बेच दिया। उसके बाद बड़ी जोर से आंधी आई। राजा के बगीचा में टूटी टहनी और पत्तों से भर गया था।
माली को साफ करने में बहुत परेशानी हो रहा था। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ी के पत्ते मिल जाए तो इस बगीचा को माली से कहा लड़का ने कि यह लकड़ी और लकड़ी के पत्ते पूरा मिल जाए तो हम पूरा बगीचा को साफ कर देंगे। माली तुरंत मान गया। उसके बाद युवक ने पास में खेल रहे बच्चों से कहा कि सारा इकट्ठा कर लो, प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले हम तुमको एक एक मिठाई देंगे। देखते ही देखते पूरा बगीचा को तिनका तिनका चुनकर गेट के पास रख दिया। इधर से राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए आ रहा था। ईंधन की तलाश में उसने पूरा ढेर खरीद लिया। युवक के पास और पैसा हो गया। उसके बाद युवक ने एक और योजना बनाई जिसमें बड़े बर्तन में पानी भरकर नगर के द्वार पर गया, जहाँ पर घास काटने वाला मजदूर कम से कम 500 लोग था, सबको पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुम हमारे लिए इतना अच्छा काम किए हो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो लड़का ने बोला कि जब मैं आपको यह बताऊंगा तब मुझे आपकी सहायता ज़रूरत पड़ना। तो एक समय व्यापारी 500 घोड़े लेकर आता है। तो यो युवक ने जो घास काट रहे किसान हैं उनसे बोला कि आप हमको एक एक घास की गठरी दे दो, उसके बाद आप लोग घास बेचने मत जाना, जब हम बोलेंगे तब जाना। तो उस समय घास बेचने वाला कोई नहीं था, तो 500 घोड़ों के साथ आया था, तो जो पूरा गठरी उससे खरीद लिया। इसी तरह धीरे धीरे लड़का अपना धनिक होते गया। उसके बाद देखते हैं जो दिल्ली का बैलकूप है, इसको गुसल खाना भी है, बैकुल्फ मिल है और गुसल खाने नाली या कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता था। थोड़ा सा ये देखते हैं, ये सांची की मूर्ति कला में इसे मध्य प्रदेश में इस तरह से तराशा गया। थोड़ा सा ये सब देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसके बाद बेरी गाजा और बेरी गाजा की कहानी है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये इम्पोर्टेंट आहत किए हुए सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार और गोले भी होते थे। इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, उस पर सिर्फ मोहर लगा हुआ था, इसको आहत सिक्के कहते हैं। उसके बाद नगर में अनेक गतिविधियाँ केंद्र था। नगर में बहुत सारा गतिविधियों का केंद्र था। 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यहाँ यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम की से पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंद थे, अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे और मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था उस समय का। लगभग 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की द्वारा राजधानी बनाई गई थी। इसके मथुरा के प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों में दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इन प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों और बनकरों, टोकरी बुनने वाले और माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले का भी उल्लेख मिलते हैं। शिल्प और शिल्पकार। उस समय शिल्प और शिल्पकार कैसे रहते थे? पूरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं, जिनमें मिट्टी से के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काल के चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में बनारसी, दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे कपड़ों बनाने के लिए। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं। अनेक शिल्पकार व्यापारी अपने अपने संघ बना लिए थे और जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल को वितरण करना तथा, जबकि व्यापारी की श्रेणी का काम था व्यापार का संचालन करना।
श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा करते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। और सूती काटने और बुनने का नियम उस समय अर्थशास्त्र में भी मेंशन था, जो कि सूती काटने और बुनने वाला एक पदाधिकारी के देखरेख में उस समय कारखाना में किया जाता था। उस समय विधवा, असक्षम महिला, भिखनी, वृद्ध, वैश्या, राजा की आवश्यकता पूर्वक दासियों, सेविका और अवकाश देवदासियों से वो काम में लगाया जाता था। ये सब औरतें कारखाना में काम करती थीं। कुछ अरिकामेडु जो पौंडीचेरी है आज के ज़माना में, उसको सूक्ष्म निरीक्षण यह एक पतन था जहाँ पर दूर दूर से जहाज़ से सामान उतारे जाते थे और उस पर सामान लादे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक कच्चा ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा, और यहाँ भूमध्य सागर के क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए, साथ ही एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन के पात्र का नाम जाना जाता है। मोहरे लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनकी डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे का बर्तन, रत्न भी मिले, जो एक अभिलेख देखिए मृत्यु का बर्तन का। कुछ मानचित्र है रोम के कहानी, ये सब देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा।